दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे आर्य सभ्यता। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्य सभ्यता के बारे में, आर्य सभ्यता का कहां पर स्थित है। आर्य सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो आर्य सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में जैसे आयड़ थोड़ी सी आगे जाती है, इस पर उदय सागर झील बनाई गई है और उदय सागर झील के बाद इसमें गिरने के बाद आयड़ कहलाती है आगे बेड़च। बेड़च आगे जाकर गिर जाती है बनास में। तो बनास की सहायक नदी आयड़ नदी पर आर्य सभ्यता स्थित है। अब हम देखते हैं कि इसके समय क्या था। तो आर्य सभ्यता का जो समय आता है वो आता है 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व का। आर्य सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, यानी यहाँ पर तांबे के सर्वाधिक औजार मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आर्य सभ्यता आती है। अब हम देखते हैं आहार के जो उपनाम है वो कौन कौन से इसके उपनाम है। तो आहार को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी, इसे ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबे के सर्वाधिक औजार मिले थे। तांबे के सर्वाधिक औजार मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक औजार, या आप कह सकते हो सर्वाधिक उपकरण मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। उसके बाद में इसे आघाटपुर भी कहते हैं। आघाटपुर, क्योंकि यहां पर आघाट दुर्ग का मिला है, आघाट दुर्ग मिला था, इसलिए इसे आघाटपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे धूलकोट भी कहते हैं। धूलकोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्थानीय जो नाम है, स्थानीय नाम वो धूलकोट था, इसलिए इसे धूलकोट भी कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, और आहट को क्या बोलते हैं? तो आहट को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बनास की सहायक नदियों की घाटियों पे थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो स्थान था वो आर्य था। तो आर्य सभ्यता कहां पर है? आर्य सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में है। आयड़ नदी के किनारे। आयड़ को ही आगे उदय सागर झील के बाद बेड़च कहा जाता है और ये आगे जाकर बनास में मिल जाती है। इसका समय क्या था? 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य आहड़ का समय था। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। तो इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं क्योंकि तांबे के सर्वाधिक औजार मिले, इसलिए कहा जाता है। आघाटपुर, प्राचीन काल में इसका नाम आघाटपुर था और आघाटपुर नामक एक दुर्ग भी यहाँ पर स्थित था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे धूलकोट कहा जाता है जो इसका स्थानीय नाम है, और बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे ये बनास की सहायक नदी आयड़ नदी के किनारे सभ्यता मिली है। ये ग्रामीण सभ्यता थी और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने की। तो आर्य सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद में इसका जो उत्खनन किया था वो सबसे पहले उत्खनन भी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1956 में या 1955-56 के अंतर्गत रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट नामक जो टिब्बा था उसकी ये सबसे बड़ा इसका सभ्यता स्थल था धूलकोट, उसकी खुदाई की थी। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने सबसे पहले 1955-56 में इसका उत्खनन किया। उसके बाद में 1961-62 के अंतर्गत धीरज लाल सांकलिया थे। वो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे धीरज लाल सांकलिया, और इनके साथ में वी.एन. मिसर भी थे। वी.एन. मिसर, इन्होंने मिलकर इसका उत्खनन किया। धीरज लाल सांकलिया ने इसका नाम बनास संस्कृति दिया था और सर्वाधिक जो उत्खनन किया था वो धीरज लाल सांकलिया ने किया था। इनकी जो मदद है वो दो व्यक्तियों ने की थी। एक तो थे विजय कुमार और दूसरे थे पी.सी. चक्रवर्ती। इन दोनों ने इनकी मदद की थी। तो आर्य सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। तो खोज किसने की? 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उत्खनन
भी पंडित सर्वप्रथम पंडित अक्षयकीर्ति व्यास ने किया था आहड़ नामक स्थान पर। उसके बाद में 1955-56 में रतनचंद्र अग्रवाल ने धूलकोट नामक जो इसका सबसे बड़ा किला था वहां पर खुदाई की गई। 1961-62 में धीरज लाल सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे होने का इसे बनास संस्कृति विकास और सर्वाधिक योगदान भी इन्हीं का था। उनकी सहायता के राजस्थान सरकार ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था, एक तो विजय कुमार और दूसरे थे तुलसी चक्रवर्ती। अब हम देखते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में कि आहड़ में सबसे पहले हम देखते हैं कि मकान किसके थे। आहड़ में जो मकान बने मिले थे वो मुलायम खड़िया पत्थर और किसके बने हुए थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे और कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। ये मकान इनका आकार कैसा था, तो इन मकानों का जो आकार था वो था आयताकार। जैसे ये मकान है ये इस प्रकार से आयताकार मकान थे, कच्ची ईंटों का इनमें प्रयोग किया गया था और बांस की चटाई को मिट्टी के गारे से नीप कर ये बनाई गई थी। अब हम देखते हैं मकानों के बाद में कि यहाँ पर एक था चक्करकूप। चक्करकूप क्या है ये भी बहुत मोस्ट है। तो चक्करकूप के बारे में अगर हम देखते हैं तो इन मकानों के अंदर जल जो निकास किया जाता था उसके लिए मकानों के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसमें बहुत सारे इस प्रकार मिट्टी के घड़े रख दिए जाते थे और उन घड़ों के अंदर मिट्टी डाल दी जाती थी और इसलिए पानी को सोख लेते थे, तो उसे कहा जाता था चक्करकूप। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर मकान आयताकार मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों से बने हुए मकान थे और चूल्हे कैसे मिले हैं। तो चूल्हे देखते हैं तो एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, एक भवन है उसमें 6 चूल्हे मिले हैं। अब 6 चूल्हे मिले हैं इसका मतलब क्या है कि वहां पर सामूहिक भोजन मिलता था और हो सकता है वहां पर संयुक्त परिवार हो। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि अगर 6 चूल्हे मिले तो संयुक्त परिवार हो सकता है। और दूसरी बात है एक चूल्हे पर मानव की हथेली का चित्र भी बना हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर चूल्हे थे वो एक से अधिक चूल्हे थे और एक मकान में 6 चूल्हे मिले, तो इसलिए संयुक्त परिवार के बारे में दर्शाते हैं और चूल्हों पर मानव के हथेलियों के चित्र बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर आटा पीसने की चक्की भी मिली है, आटा पीसने की चक्की मिली है। इसके साथ में और क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ पर जो मिट्टी से मिले हुए मृद भांड मिले हैं। अब कौन कौन से मृद भांड मिले हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मटके मिले हैं, मटके के साथ में आप कह सकते हो कि कलश मिले हैं, ढक्कन मिले हैं, प्याले मिले हैं। ये सब यहाँ पर मिट्टी से बने हुए मृद भांड भी मिले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक सबसे मेन बात है कि गोरे या कोठे किसे कहते थे। तो गोरे या कोठे क्या थे, ये बहुत मोस्ट है। गोरे या कोठे क्या होते थे, मिट्टी के मृद भांड होते थे, मिट्टी के अनाज रखने के बड़े पात्र, उनको क्या कहा जाता था, उनको गोरे या कोठे कहा जाता। इस प्रकार मिट्टी के बड़े बड़े से इस प्रकार अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र बनाए जाते थे, उसे कहा जाता था गोरे या कोठे। अब हम उसके बाद में देखते हैं एक यहाँ पर और आकार मिली है, वो भी मिट्टी की मिली है, मृद भांड की मिली है। तो यहाँ पर बनासील बुल के बारे में आपने सुना होगा कि बनासील बुल यानी मिट्टी से बना या टेराकोटा पद्धति से मिट्टी से बना या टेराकोटे पद्धति से बना हुआ है। और इसके अंदर क्या था, क्या बना, तो एक वर्षभ या बेल का चित्र मिला है और उसको जो विद्वानों ने क्या कहा, तो उसे कहा है बनासियल बुल की संज्ञा दी हुई है। तो बनासियल बुल किसे कहा गया है, मिट्टी से बना हुआ खिलौना टाइप मिला है, वर्षभ या बेल का कोई चित्र मिला है, उसे ही हमें क्या बोलते हैं, बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर जो मृतक होते थे, तो यहाँ पर मृतक के
मृतक के शव को आभूषणों व कपड़ों सहित दफना दिया जाता था। कपड़ों सहित दफना दिया जाता था। तो मृतक का जो भी शव होता था उसको आभूषणों सहित और कपड़ों सहित ही दफना दिया जाता था। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो आभूषण थे वो किसके बने हुए थे? तो आभूषण जो सामान्य लोगों के आभूषण थे वो मिट्टी के जो मनके थे, मिट्टी के मनकों के बने हुए आभूषण ये प्रयोग में लेते थे। मनकों के आभूषण प्रयोग में लेते थे, जबकि कुछ लोग थे वो तांबे के आभूषणों का प्रयोग भी करते थे, लेकिन अधिकांश लोग मिट्टी के मनकों के आभूषणों का प्रयोग ही करते थे। मृतक के शव को ये क्या करते थे? तो आभूषणों सहित और कपड़ों सहित ही दफनाते थे। वो कौन सी सभ्यता? तो आर्य सभ्यता है। मिट्टी के आभूषणों का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लोग करते थे? तो आर्य सभ्यता के लोग मिट्टी के आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। अब हम देखते हैं कि कृषि, तो यहाँ के लोग जो कृषि के अंदर जो प्रयोग में लेते थे वो क्या लेते थे? तो वो लोग चावल, जौ व अन्य फसलों को काम में लेते थे खाद्यान्न के रूप में। इसके साथ में हम देखते हैं कि पालतू जो पशु यहाँ पर किस किस के मिले हैं? तो पशुओं के अंदर बैल के यहाँ पर हमें साक्ष्य मिले। उसके साथ में हाथी है, गेंडा है, कुत्ता है, इन सबके, गाय के, इन सबके हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो कृषि के अंदर चावल और जौ के साक्ष्य इसी सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर तस्तरियां मिली है, और तस्तरियों के अलावा और क्या मिला है? तो धूप धानियां भी मिली है। धूप धानियां मिली है। तो ये क्या थी? धूप धानियां क्या होती थी? धूप धान पूजा करने के लिए काम मिली, जबकि पूजा की सामग्री हुई या पूजा पात्र कह सकते हो आप, ये मिले यहाँ पर इस प्रकार के, जैसे थाली के जैसे धूप दान के लिए मिले हैं। और ये किसके समान? ऐसे धूप दान और कहाँ पर मिले हैं? तो और ऐसे धूप दान वो ईरान के अंदर भी मिले हैं। उसके साथ में हम कह सकते हैं बिना हत्थे का एक और, बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। तो इस प्रकार बिना हत्थे का एक जलपात्र भी मिला है, जिसके कोई हत्था नहीं लगा हुआ था। तो बिना हत्थे का जलपात्र इस प्रकार मिला, जैसे हमारे गिलास होता है उस टाइप से मिला है। और ऐसे बिना हत्थे के जलपात्र और कहाँ की सभ्यताओं मिले हैं? तो वो मिले हैं ईरान व बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, तो बलूचिस्तान की जो सभ्यता है उनके अंदर भी इस प्रकार के पात्र मिले। तो हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो संपर्क था वो ईरान व बलूचिस्तान से। क्या क्या मिला है? तस्तरियां, धूप धानियां यानी पूजा के जो यंत्र थे वो भी ईरान के समान मिला है, और बिना हत्थे का जलपात्र वो ईरान के बलूचिस्तान के समान ही मिला है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 तांबे की मुद्राएं मिली है। तांबे की मुद्राएं मिली है, वह 6 तांबे की मुद्रा व 3 है यहाँ पर मोहरे मिली है। ये जो तांबे की जो ये मुद्रा मिली है, ये तांबे की मुद्रा है। इनकी क्या विशेषता है? तो ये जो 6 तांबे की मुद्राएं मिली है उनमें ये दूसरी शताब्दी की है, दूसरी ईस्वी पूर्व की मानी जा सकती है। और इसमें एक मुद्रा पर त्रिशूल का चित्र बना हुआ है, यानी जो त्रिशूल था उसका चित्र बना हुआ है। इस प्रकार जैसे कोई मुद्रा है और उसमें इस प्रकार से किसी त्रिशूल का चित्र बना हुआ है। एक इस प्रकार की मुद्रा मिली जो यूनानी मुद्रा थी। उसके साथ में एक और मुद्रा मिली है। एक अन्य मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो, जैसे ये कोई मुद्रा है उस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। और ये जो अपोलो के एक हाथ में तो है तीर, एक हाथ में तीर है और पीछे तर्कस है। पीछे जो तीर का रखने वाला तर्कस है उस देवता के हाथ में। और ये जो मुद्रा है इसके किनारों पर यूनानी लेख लिखा हुआ है। यूनानी लेख लिखा हुआ है इस मुद्रा के चारों ओर किनारों के ऊपर। तो ये कह सकते हैं हम इस सभ्यता का जो संपर्क था जो यूनान से था, ये भी हम मान सकते हैं। उसके बाद में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला। तो 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, 3 मोहरे मिली है जो दूसरी ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। एक मुद्रा पर त्रिशूल का चित्र बना हुआ है, क्योंकि एक ऐसी मुद्रा है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और इसमें यूनानी लेख भी हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रंगाई
छपाई भी मिली है और छपाई के ठप्पे मिले हैं, यानी कपड़ों पर छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो रंगाई छपाई का उद्योग भी यहाँ पर चलता था। इसके साथ में हम देख सकते हैं कि और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप इसमें तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, तांबे के, यानी तांबे के उपकरण मिले हैं यहाँ पर। इसके साथ में तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है, तांबा गलाने की भट्टी। ये मोस्ट है कि तांबा गलाने की भट्टी किस सभ्यता के अंतर्गत मिली है, तो आर्य सभ्यता के अंदर तांबा गलाने की भट्टी भी हमें प्राप्त हुई है। उसके साथ में देखते हैं दोस्तों, तो सबसे मोस्ट यही बनता है कि तांबा गलाने की भट्टी कौन सभ्यता में आड़ में है। आड़ में सर्वाधिक तांबे के औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता को दोस्तों मर्तकों की टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे मर्तकों की टिल्लों की सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मर्तकों की टिल्लों की सभ्यता, टिल्लों की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता थी वो 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी थी, इसलिए इसे मर्तकों की सभ्यता, टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है।